राबी, तुम्हें खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। शुक्रिया अल्लाह का, तुम्हारा घर बस गया। उस जहन्नुम से निकलकर कम से कम तुम जन्नत में तो आ गई। वो घर जहन्नुम नहीं था अम्मी, बस मैं ये जो सड़कों पे भीख मांगती थी ना, वो ही मेरी ज़िंदगी का अजाब था। और अब मैं उस अजाब से निकल के इस घर में आ गई हूँ। शुक्र है। बताओ, जिब्रान को कैसा पाया? जिब्रान बहुत अच्छा है अम्मी, मेरा बहुत ख्याल रखता है और पता है, ज़रूरत से ज़्यादा मुझे आराम देने की कोशिश करता है। शुक्रिया अल्लाह का। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह पाक तुझे ढेर सारी खुशियाँ दे। जितनी तेरी ज़िंदगी है ना, रोज़ तेरी झोली में खुशियाँ ही खुशियाँ डाले। इंशाल्लाह अम्मा, ऐसा ही होगा। बस बेटा, मैं अब जा रही हूँ। मैं ये तसल्ली करने आई थी कि तुम यहाँ खुश भी हो या नहीं। तुम्हें देखकर मुझे बहुत बहुत खुशी हुई है। और हाँ, पता है क्या, खैर ज़रूरी घर से बाहर मत निकलना। सबसे बड़ा दुश्मन तो तेरा बाप है, रोज कहीं ना कहीं तुझे ढूंढता ही रहता है। मेरी फिक्र ना कर अम्मा, अब मैं जिब्रान के महफूज और मजबूत हाथों में हूँ। कोई मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकता। राबी, फिर भी बेटा एहतियात लाजमी है। सेठ दाऊद का तो तुम्हें पता है ना, वो अपनी नाकामी का बदला लेने के लिए कईयों को उकसा रहा है। और तुम्हारा बाप तो वैसे भी लालची है, वो थोड़े से पैसों की खातिर बिकने को तैयार हो जाता है। वो लोग तुम लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सही कह रही है अम्मा, मैं हर मुमकिन एहतियात करूँगी, लेकिन मुझे अपने से ज़्यादा तेरी फिक्र है। अरे नहीं नहीं, तुम मेरी फिक्र मत करो। तुम्हारे बाप की तो आदत पता है ना, बस लड़ता झगड़ता रहता है। और हम भी बड़े बेशर्म हैं, 1 घंटे के बाद एक हो जाते हैं। बस तुम अपना ख्याल करना। अब देखो राबी, तुम्हें मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं खुद ही तुम्हारे पास आया करूँगी। मेरी बात सुनना अम्मा, अब्बा की बातों पर ना यकीन ना करना। ये ना हो मेरी वजह से वो तुझे कोई नुकसान। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गालियाँ देने, झगड़ा करने के अलावा से आता ही क्या है। मैंने बहुत कोशिश की कि उसकी आदत को बदलूं, लेकिन नहीं बदल सकी। देखो, हर इंसान की ज़िंदगी का कोई ना कोई अलमिया तो होता है ना, इसे बर्दाश्त करना पड़ता है। और देखो, मैं कर रही हूँ, इसी में भलाई है। सर, आप यहाँ किस सिलसिले में आए थे? मैं यार असल में अभी ताज़ा रिटायर हुआ हूँ रेलवे से, अपनी पेंशन लेने के सिलसिले में आया था। आपको पता है यहाँ पर कि 1 दिन का काम 4 दिन में होता है। पेंशन का काम लटका हुआ था, अब आया हूँ तो हल हुआ है। चले, शुक्र है हल तो हुआ। आप देखो ना भाई, ये रोने धोने से क्या फ़ायदा होता है। बात यह है कि ये जितने भी ऑफिसर हैं सब मिले जुले हैं। जब तक इनकी जेब में आप पैसे ना डालें ना, ये अपने जानने वालों को भी घास नहीं डालते, पता है आपको। ठीक कह रहे हैं आप, इसीलिए तो हम लोग आगे नहीं बढ़ते और हमारा मुल्क तरक्की नहीं करता। अब महंगाई देख लें, कैसे हमारी कमर तोड़ दी है, और इस मुल्क को चलाने वाले उन लोगों को एहसास ही नहीं है इस बात का। हाँ खैर, ये बात तो है। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम अपने बारे में बताओ। कोई शक्ल से माशाल्लाह अच्छे इंसान लगते हो, पढ़े लिखे भी हो, लेकिन आपको टैक्सी चलाते हुए देख के ना मुझे थोड़ी सी हैरत हो रही है। आप शक्ल पे बिल्कुल मर जाएं। काफ़ी लोगों को यही गलतफहमी होती है कि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, हालांकि मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ। बस अल्लाह ने शक्ल ही अच्छी दे दी।
अरे भाई, ये भी अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र और एहसान है तुम पर। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो एमए होने के बावजूद टैक्सी चला रहे। आपको पता है, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा अलमिया है। सही कह रहे हैं आप, ऐसे बहुत से लोग कई जगहों पर हैं। अच्छा मुझे बताएं, मैंने कहाँ छोड़ना है आपको? ये अपना गुलिस्तान जौहर 10 नंबर। ठीक है, ये यहीं से निकाल लो सीधा। ठीक है। अल्लाह तेरा शुक्र मान। तुम दोनों अब चाहते क्या हो? शादी। हालात ऐसे पैदा हो गए कि हमारे घराने हमारी शादी कराने को तैयार नहीं है, हाँ, इस बात का अंदाजा है मुझे। इसीलिए भागकर शादी करना चाहते हैं। लेकिन कहाँ भागना चाहते हो? हैदराबाद में एक दोस्त है मेरा, उससे बात हो गई है, वो हमें अपने घर में जगह देने के लिए तैयार है। ये तो ठीक है, लेकिन हैदराबाद जाने की क्या ज़रूरत है? कराची बहुत वसी शहर है, अपने घरों से दूर कहीं भी जगह ले सकते हो। कराची में पकड़े जाने का ख़तरा ज़्यादा है। जब हम भागेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे घर वाले कहीं ना कहीं हमें ढूंढेंगे, सुकून से तो बैठेंगे नहीं, और ऐसे में पुलिस केस भी बन सकता है। अरे हाँ, इस तरफ तो मैंने बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। लेकिन अब तुम दोनों का कब का इरादा है? महज इस तरह मिलने जुलने से मसले हल नहीं होंगे। यहाँ आते जाते कोई भी नोटिस कर सकता है, हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए। अब तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं इसको फ़ौरन हैदराबाद लेके जा सकूं। महविश तो जानती है, पैसों की प्रॉब्लम मुझे भी है। मैं इस मामले में तुम दोनों की मदद करने से कासिर हूँ। बाकी मुझसे जो हो सकता है मैं तुम दोनों के लिए कर रही हूँ। तुम्हारा पहले ही हम पर बहुत बड़ा एहसान है। ये सब मैंने दोस्ती में किया है, और कहते हैं ना, ऐसी दोस्ती किस काम की जो मुसीबत में काम ना आए। अब मेरा तुम दोनों को एक यही मशवरा है कि तुम दोनों जल्द से जल्द कोई फैसला कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और मुसीबत गर्दन में आ लटक जाए। मैं तो यही सोच सोच के परेशान हूँ। अगर मेरे पास थोड़े भी पैसे होते ना तो मैं कराची में एक पल ना ठहरती। तुम लोग कोशिश करते रहना, जब ये मसला इस हद तक आ पहुँचा है तो आगे के वसाइल भी खुद ब खुद पैदा होंगे। तू मेरी खुशियों की कातिल है, और तूने जिंदगी में मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी है। बस कर, तुझे तो शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। अपनी बेटी को बेचकर उन पैसों से तू अयाशी करना और खुशियां मनाना चाहता है? अरे तू तो डूब मर, ऐसा बेगैरत मर्द मैंने नहीं देखा। अगर कल तक राबी इस घर में नहीं आई ना तो मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चाहे ये बात तू मुझसे लिखवा के ले ले। से पहले मैं तेरा हर जुल्म जबर बर्दाश्त करती हुई आ रही हूँ। अब बात सुन, अगर तूने मेरी गैरत को ललकारा ना तो तेरे हाथ मुझ पे उठ रहे ना, वो यहाँ तेरे में तोड़ डालूंगी। मेरे को पता है ये सब सबक और तेरे को राबी ने सिखाया है। मेरी बेटी राबी राबिया बन चुकी है, भूल जा उसे। अब वो किसी की बीवी बन चुकी है और सुखी है अपने घर में, और तुम्हारा मनुष्य साया भी उस पर नहीं पड़ना चाहिए। मैं तेरी जिंदगी में जवाब कर जिंदगी तो साहब ने गुजारी है। बेटी भीख मांगती थी, तू उस पे पलता था। क्या खिलाया, क्या कमा कर खिलाया तूने सारी जिंदगी हमें? तेरी जमा पूंजी से तो जाकर नशा लेता है, याशिया करता है। शर्म तो तुम्हारी कब की मर चुकी है। पर तेरी टेटे ज्यादा टेटे बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। मेरे को पता राबी का कहाँ है। राबी मैं भी लेके आऊंगा उसको घर। राबी जो है वो सेठ दाऊद की अमानत है। राबी है। ये बात कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? ये बात करने से पहले तुझे मौत आती या मुझे? तुझे एहसास है कि तू ये क्या कह रहा है? और पता है मेरे को, और तूने मेरी सारी स्कीम बर्बाद कर दी है। और तू ये चाहती है कि सारी जिंदगी
और फाकों में सूखी रोटी खा के हम गुजार दे। तुझे हमेशा अपनी जिंदगी की फिक्र पड़ी रही है। कब सोचा है अपने आराम के लिए अपनी बेटी की जिंदगी दांव पे लगा रहे? तो पिट 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 तेरी तकरीर सुन के, तो ये पिट पिट सुन के मेरा मगज खाली हो चुका है। राबी का पता मेरे को, राबी का पता मेरे को। कभी नहीं, कभी नहीं बताऊंगी तुझे, कभी नहीं बताऊंगी। तुझे मरना कबूल है, चूची में आए कर। कभी नहीं बताऊंगी, नहीं है राबी तेरी। बस सुनिए, कमर से भी निकाल लो उसको, क्यों नाम है मेरा। मैं देख रही हूँ आजकल तुम ऑफिस में ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हो। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आजकल क्या मसरूफियात हैं तुम्हारी? मैं क्या कुछ छोटा सा बच्चा हूँ जिसको पल पल की रिपोर्ट देनी पड़ती है? ये भी मेरे सवाल का जवाब नहीं है। ऑफिस के तमाम मामला सॉल्व करने के बाद तुमको क्या लगता है कि मैं जब तक जिंदा रहूँ मुलाजमों की तरह या एक शोपीस की तरह मैं घर में पड़ा रहूँ? तुमने अभी भी सीधी तरह मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। प्लीज मेरी मजीद इंसल्ट मत करो। घर के सारे मुलाजमीन को पता लग गया मेरी औकात क्या है। अब इनके सामने मजीद मेरी इंसल्ट नहीं करो प्लीज। तुम मेरे शौहर हो, तुम्हारी एक्टिविटीज के बारे में मालूमात रखना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मेरी भी इज्जत का मामला है। क्या कहना क्या चाह रही हो कि मैं बाहर तुम्हारी इज्जत हाथ में मिला रहा हूँ? अगर ऐसी बात ना होती तो मैं ये बहस ही नहीं छेड़ती। मैं समझा नहीं। मुझे जावेद इकराम साहब का फोन आया था। वो मुझे बता रहे थे कि तुम उनकी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो। मुझे बताए बिना तुमने इतना बड़ा फैसला कर भी लिया। तुम्हारी कंपनी में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैंने किसी माजूर की तरह घर में बैठना मुनासिब नहीं समझा तो मैंने रिजाइन दे दिया। तुम मेरी कंपनी नहीं चला सके तो जावेद इकराम की इतनी बड़ी कंपनी कैसे चलाओगे? जो गैर जरूरी एक्टिविटीज तुमने यहाँ शुरू की हुई थी वही एक्टिविटीज तुम वहां भी करोगे। उन्होंने आज मुझे तुम्हारे लिए फोन किया है तो मुझे यकीन है वो कल भी तुम्हारे लिए मुझे ही फोन करेंगे। तुमने हमेशा मेरी छोटी छोटी गलतियों पर नजर रखी, मेरी कभी अच्छाइयों को पॉइंट आउट नहीं करती। मैं तुम्हारे बारे में सब अच्छी तरह जानती हूँ, तुम्हारी अच्छाइयाँ भी और तुम्हारी बुराइयाँ भी। अगर तुम एक अच्छाई करते हो तो 10 बुराइयाँ भी, लेकिन मैं तुम्हें माफ करती आई हूँ। मैं इस वक्त भी तुमसे बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ और सिर्फ ये बावर कराना चाहती हूँ कि आइंदा मुझसे पूछे बिना तुम कोई भी काम नहीं करोगे, वरना इस घर से निकलना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मम्मा वैसे ठीक ही कहती हैं। अब्बा ना सेठ दाऊद के बहकावे में आके कुछ भी कर सकता है। बहुत लालची इंसान है, पैसा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। पहले मुकाबला सिर्फ सेठ दाऊद के साथ था, अब तुम्हारे अब्बा भी मैदान में कूद गए हैं। मुकाबला बहुत सख्त हो गया। अब्बा मेरा बाप कभी था ही नहीं, तो बस सेठ दाऊद का खरीदा हुआ एक गुलाम है। अगर उसने मेरी इज्जत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना तो मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूंगी, और उनसे मुकाबला करने के लिए मैं कभी भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। मुझे अंदाज़ा है कि उनसे मुकाबला करने की हमें ज़रूरत नहीं महसूस होगी। वो महज हमें सिर्फ धमकियाँ दे रहे हैं। वो हमें नुकसान पहुंचाने का कोई भी मौका ज़ाया नहीं करेंगे जिब्रान। इससे पहले भी वो हमें ज़ख्मी कर चुके हैं। पहले मैं उनका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब अगर उन्होंने तंग करना शुरू किया तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया जिब्रान तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। और वो यहाँ तक भी तो आ सकते हैं हमें ढूंढते हुए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये जगह छोड़कर कहीं और चले जाएं, किसी दूसरे शहर? राबिया देखो, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और
अगर हम उनसे डर कर कहीं और चले भी गए तो वो तलाश करते करते हम तक पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं ये कभी भी नहीं चाहूँगी कि तुम अकेले उनसे मुकाबला करने के लिए बाहर निकलो। तुम फिक्र ना करो, अब मुझ में ताकत है उनका सामना करने की। मुझे आज से पहले कभी अपनी इतनी फिक्र नहीं हुई, लेकिन जब से शादी हुई है मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे अंदर बसती हूँ, इसीलिए तुम्हारी ज़्यादा फिक्र होती है मुझे। और मुझे तुम्हारी, इसलिए तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम सोचना बंद करो कि सेठ दाऊद और तुम्हारे अब्बा हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं। ये वावेला वक्ती है, कुछ दिनों के लिए रहेगा, उसके बाद मामला खुद ही ठंडा हो जाएगा। चलो यार, तुम मुझे तो क्यों पकड़ रहे हो? आ जाओ। क्यों पकड़ यार, तुम शिफ्ट हो गई यार मेरे को। तुम्हारी लटकी हुई और सड़ी हुई शक्ल देख के मैं सारी कहानी समझ गया हूं। जो काम तुम्हारी बीवी औरत होके कर गई वो तुम मर्द होके नहीं कर सकते। तो गलती तो तुम्हारी अपनी है सेठ जी। भाई जिस वक्त मेरी बेटी जो है मैं उसको रुखसत करने के लिए तैयार था ना, तो उस वक्त तुम्हारे हालात खराब थे। अब मैं इसमें मेरा क्या कसूर है कि मेरी बेटी राबी मेरे हाथों से निकल के जिब्रान की झोली में जा गिरी है। मेरी अमानत संभाल नहीं सके और इतने आराम से तुम कह रहे हो कि राबी जिब्रान की झोली में जैसे गिर गई। मुझे शराफत से उनका पता बता दो, क्योंकि राबी अगर मेरी नहीं हुई तो वो किसी की भी नहीं हो सकती। सच्ची अगर मेरे को पता होता ना तो मैं तुम्हारे को अभी उनको लाके सुपुर्द कर देता, मैं तुम्हें दे देता कि ये लो। लेकिन नहीं पता, मैं तो लड़ के झगड़ा कर करके भी बीवी से उसका पता नहीं मालूम कर सका मैं। अभी भी तुम ना मर्दों की तरह घर में बैठे रहोगे या कुछ करोगे? मैंने पुलिस में जिब्रान के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने का फैसला कर लिया। ये गलती भूल के भी मत करना बेवकूफ़ इंसान। जिब्रान ने उसको कानूनी तौर पे अपनी बीवी बना लिया है, इसलिए अब वो थाने नहीं जाएगा। इसलिए अब ये केस पुलिस केस नहीं है बल्कि सेठ दाऊद का केस। जिब्रान की हाजिरी अब मेरे थाने में होगी। के बाद राबी को बाजियाब कराना तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ऐसा हो जाए तो क्या बुरा है? महज बातों से मेरा दिल बहलाने की कोशिश मत करो। मैं अपनी पेशगी की रकम तुमको इतनी आराम से हजम होने दूंगा नहीं। पकड़ो उसको, गाड़ी बुलाओ। चलो यार क्या? हेलो अब्बा, अब्बा। हाँ भाई। अरे देर हो रही है, पैसे निकलवाने बैंक जाना है। हाँ हाँ, मुझे याद है बेटा। ये तो ठीक है अब्बा, लेकिन मैंने आज ऑफिस से ऑफ ली है पैसों की वजह से। है? ये क्यों भाई, छुट्टी क्यों ली तुमने? छुट्टी करने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं अकेला चले आता। अरे ये तो ठीक है अब्बा, लेकिन अब वो दौर थोड़ी रहा कि आप 2 लाख रुपए लेके ऐसे घूमते रहे। 1 मिनट ही लगेंगे और पैसे छिन जाएंगे आपके, इसलिए मेरा जाना आपके साथ बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो मैं विश को यूनिवर्सिटी छोड़ के आता हूँ, हैं? तुम इंतजार करो, फिर हम दोनों चलेंगे। अच्छा चले, ठीक है। मैं इंतजार कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कल वाले साहब हैं ना? जी जी, मैंने भी आपको देखकर ही टैक्सी रोकी है। देखिए कैसा अजीब इत्तेफाक है, मैं भी आपसे मिलना चाह रहा था। आइए बैठिए प्लीज। आओ बेटा, आ जाओ। असल में जाना तो बस में था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आपके साथ जाने में ज़्यादा आफियत है। बड़ा रश होता है बस में, यह रखने को जगह नहीं होती है, लोग एक दूसरे को कुचल के आगे बढ़ रहे होते हैं। ठीक कह रहे हैं आप, सुबह सुबह बहुत रश होता है, इत्तेफाक से सीट मिल जाए तो मिल जाए। हाँ, लेकिन ना कल की आपसे मुलाकात के बाद मैं आपसे और आपके अखलाक से बहुत मुतासिर हुआ।
बहुत शौक हो रहा था मुझे आपसे मिलने का। उसकी एक वजह और भी है। मैं सोच रहा था कि बसों में धक्के खाने के बजाय मैं महीने के हिसाब से जो है ना वो टैक्सी कर लूं, ताकि ये जो बस स्टॉप तक आने की जहमत है ना ये भी ख़त्म हो जाए। अगर आपको मेरी टैक्सी चाहिए तो हाजिर है। हाँ हाँ, मतलब आप बता दें मुझे पैसे, तो महीने का मैं आपको दे दूंगा। बच्चियों को यूनिवर्सिटी छोड़ना है, फिर वापस घर छोड़ना है। नहीं, महीने का अगर हिसाब आप मुनासिब समझते मुझे बता दी। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा था, अब भी वही बात करूंगा। आप अपनी खुशी से जो देंगे मैं आंखें बंद करके कबूल कर। अरे भाई, बहुत नेक बच्चे हैं आप। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और हमेशा खुश रखे। ठीक है ना भाई? चले। बस इस टाइम ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा, आपको पता ही है, रश का टाइम है। बता रहे नहीं बता रहे? तो कौन साहब, आप नहीं बताएंगे कि आपने राबी को कहाँ छुपाया? सेठ जी, मेरी बात का यकीन तो नहीं कर रहा है आप। मैं तो खुद ढूंढ रहा हूँ राबी को, नहीं मिलेंगे मुझे। अब यकीन कर, मेरी बीवी ने मेरी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी जिब्रान से कर दी है। जिब्रान और राबी से शादी? तुम मेरे साथ डबल गेम खेल रहे हो, मुझे पता है। तुमने मुझसे भी पैसे लिए और दूसरे लोगों से भी पैसे लिए, और अब तुम जिब्रान को दरमियान में घसीट रहे हो। आखिर तुम्हें मेरी बात में यकीन क्यों नहीं हो रहा सेठ जी? इसलिए कि तुम बेईमान आदमी हो और तुम अब मेरे भरोसे के भी नहीं रहे। तुमने खुद जिब्रान की और राबी की शादी की है और अब झूठ बोल रहे हो। देखिए सेठ जी, मैं खुदा और रसूल की कसम खाने को तैयार हूँ, पर राबी की शादी जिब्रान से हुई। आप किसी से पता करवा ले। राबी मुझ जैसे इंसान के लिए बनी है, जिब्रान जैसे 2 टके के टैक्सी ड्राइवर्स के लिए नहीं बनी। और वैसे भी राबी को मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। मुझ जैसे सेठ को हड्डी डालने को तैयार नहीं है, तो जिब्रान जैसे टैक्सी ड्राइवरों को तू कहेगी वो? सेठ जी, आपकी गलतफहमी है ये। राबी की अपनी मर्जी भी शामिल थी इसमें। पता तो कराए ना, किसी से पता कराए, आप किसी से पता कराए। मुझे इस झूठे इंसान की बातों पर यकीन तो नहीं है, फिर भी तुम लोग जिब्रान के बारे में पता करो। राबी मुझे हर कीमत पे चाहिए। तो आप इसका क्या करना है? राबी की शादी अगर जिब्रान से हुई है तो उसे छोड़ दो, और अगर राबी की शादी किसी और से हुई तो इसकी बोटियां बोटियां करके चीट कौवों को खिला दो। इससे बड़ी सजा इसके लिए हो नहीं सकती। क्या हुआ भाई? गाड़ी की रुका? चल। अबे तुझे शर्म नहीं आती है? गाड़ी में बैठी लड़कियों को छेड़ता है।
ये तूने अच्छा नहीं किया, इसका बदला जरूर लूंगा। अबे तेरा इतना बुरा असर करूंगा ना, समझे? चल दफा यहाँ से। तू क्यों जता रहा है? तेरी बहनें लगती क्या? हाँ, ये मेरी बहन है, समझी? आप प्लीज ये झगड़ा यहीं खत्म कर दें। वही तुम यहाँ से प्लीज चले जाओ, बहुत रश लग रहा है यहाँ पे, लोग जमा हो रहे हैं, तुम जाओ यहाँ से। इसको सबक सिखाऊंगा मैं। क्या आप इसे जानती हैं? मैं इसे जानती हूँ आप इससे सिर्फ जानती हैं या आपका कोई रिश्ता भी है इससे? दरअसल भाई साहब, इनकी मंगनी होने वाली है। देखिए, मंगनी से पहले ये कोई तरीका नहीं होता मिलने का। देखिए, मुझे आप लोगों की ज़ाती ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मेरी ड्यूटी पे मैं ये सब बातें बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसके बाद जो मर्जी करते रहना। वही तुम्हें हमारे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर किसी जान पहचान वाले ने देख लिया ना तो हमारा सारा खेल खराब हो जाएगा। लेकिन मैं इस टैक्सी ड्राइवर को सबक सिखा के दम लूंगा। अच्छा, बस ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। मैं नसरीन के साथ तुमसे शाम में मिलने आऊँगी, तुम यहाँ से जाओ अभी की। महविश, चलो जल्दी चलो, देर हो रही है। अच्छा, एक से सुनो, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमारा काम हो गया। हमें कराची में ज़्यादा दिन नहीं रहना पड़ेगा, पैसों का बंदोबस्त समझो हो गया। सही है? महविश सुनो, अब जाओ यहाँ से।